दोस्तों, हमारे समाज में तलाक एक आम बात हो गई है। पति पत्नी अपनी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को तलाक देते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जीने लगते हैं। कोई किसी तीसरे के चक्कर में एक दूसरे को तलाक दे देता है। कोई लड़ाई झगड़े में किसी का पति शराब पीता है, किसी की पत्नी नकारी हो जाती है। लेकिन आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, एक पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव हुआ जिसको लेकर इन लोगों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। और 5 साल बाद जब एक दूसरे को मिलते हैं तो इनकी जो दशा होती है, इनके दिमाग में जो बातें चलती हैं, उसको जब आप सुनोगे, तलाक की हकीकत आपको पता चल जाएगी कि तलाक लेने के बाद कैसी ज़िंदगी हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी है कानपुर जाने वाली एक ट्रेन की। इस ट्रेन में राकेश अपनी जर्नल डिब्बे के बर्थ सीट पर सोया हुआ था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, चलती है, तभी उसकी नज़र 6 साल तलाकशुदा पत्नी रागिनी के ऊपर पड़ती है। रागिनी के शरीर पर एक पुरानी साड़ी थी, उसे गले में न मंगलसूत्र न माथे पे बिंदी। राकेश के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या रागिनी ने अभी तक शादी नहीं की? क्या रागिनी आज भी मेरी तरह अकेली है? ये सारी बातें राकेश सुन ही रहा था, तभी रागिनी की नज़र राकेश के ऊपर पड़ती है। राकेश दूसरी तरफ देखने लगता है। 2-4 मिनट के बाद राकेश ऊपर की सीट से नीचे आता है। रागिनी के पास बैठे हुए लड़के को बोलता है कि भाई आप ऊपर चले जाओ। वो लड़का मान जाता है। राकेश रागिनी के पास बैठते ही रागिनी से पूछता है, रागिनी कैसी हो? रागिनी बोलती, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो? राकेश भी बोलता है, मैं भी ठीक हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, त्योहारों की वजह से रिजर्वेशन में टिकट नहीं मिला, इसके लिए जनरल बोगी में सफ़र करना पड़ रहा है। और तुम कहाँ जा रही हो? तो रागिनी बोलती है, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। माँ अभी बड़े भाई के पास यहीं रहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको ही देखने जा रही हूँ। तब तक उस डिब्बे में एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है। राकेश बोलता है, रागिनी कुल्फ़ी खा लो, लेकिन रागिनी ना में सिर हिला देती है। राकेश रागिनी से बोलता है कि रागिनी खा लो यार, तुम्हारे बहाने तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा, मुझे पता कुल्फ़ी तो तुम्हारी कमज़ोरी थी, तुम खाओगे तो तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। राकेश 2 कुल्फ़ी लेता है, लेकिन रागिनी बोलती, मैं कुल्फ़ी तो खाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है, कुल्फ़ी के पैसे मैं दूंगी। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए राकेश रागिनी की तरफ एक कुल्फ़ी बढ़ा देता है और दोनों कुल्फ़ी खाते खाते बातें करने लगते हैं। राकेश रागिनी से पूछता है, रागिनी मैं एक बात पूछूं? रागिनी इशारों में बोलती है, हाँ बोलिए, क्या पूछना है आपको? राकेश पूछता है, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? रागिनी कुछ नहीं बोलती है। जब राकेश दोबारा नहीं पूछता है तो रागिनी राकेश से पूछती है, क्या आपने शादी कर ली है क्या? तो राकेश भी ना में सिर हिला देता है। कुछ देर तक इन दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है। रागिनी कुल्फी के पैसे देते हुए बोलती है कि मैं भी अब कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपया सैलरी मिलती है मुझे। तो राकेश बोलता है, रागिनी तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपया दे रहा था। अगर उन पैसों को तुमने ले लिया होता तो आज तुम्हारा खुद का स्कूल होता और तुम एक ऐश की ज़िंदगी जी रही होती। लेकिन मुझे पता है कि तुम कितनी खुददार हो। रागिनी बोलती है, अगर उन पैसों को मैं ले लेती तो मैं अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? ये मेरा ज़मीर मुझे दिली धिक्कारता और कहता कि जिस शख्स को तुम छोड़ कर आए हो, जिसे तलाक देकर आई हो, उसी के दिए हुए पैसे पर अपनी ज़िंदगी जी रही हो, उसी के दिए हुए पैसे से अपनी ज़िंदगी काट रही हो। राकेश बोलता है, तुम आज भी उतनी ही मासूम हो, उतनी ही दयालु हो। तुम सच में रागिनी बहुत समझदार हो, और यह एहसास मुझे तुमसे तलाक लेने के बाद हुआ। मैं अब सुधर गया हूँ, मैंने पीना तो बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं अब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। वो सारी बुरी आदतें हमने छोड़ दी है जो तुमको अच्छी नहीं लगती थी। रागिनी बोलती है, अब इसका क्या फ़ायदा? जब मैं तुमसे बोलती थी, तुमको समझाती थी, तुमको अच्छी बातें बताती थी, तब तुम एक बात भी मेरी नहीं मानते थे।
और इसी वजह से हम दोनों के झगड़े होते थे, और इसी वजह से मैं कितना टेंशन में रहती थी। टेंशन की वजह से मेरा 2 बार गर्भपात भी हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मेरे भी 2 बच्चे होते, एक 8 साल का हो गया होता और एक 6 साल का। इतना कहकर रागिनी रोने लगती है। रागिनी को रोता हुआ देख जब बच्चों के बारे में राकेश सोचता है तो राकेश की भी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन वो पुरुष था, वो आंसुओं को आंखों से बाहर आने से पहले ही वो पी जाता है और रागिनी से बोलता है, रागिनी मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और एहसास तुम्हारे जाने के बाद हुआ मुझे। अब तो माँ भी नहीं रही। जब माँ की बात रागिनी सुनती है तो उसको बहुत दुख होता है और राकेश से बोलती है कि माँ को क्या हुआ, माँ को तो मैं बहुत भला चंगा छोड़कर आई थी। राकेश रागिनी से बोलता है कि माँ हर दिन तुमको याद करती थी और जब भी मैं अपने काम से रात को वापस आता था तो अपने दिन भर की परेशानियों के साथ तुम्हारी बात वो ज़रूर निकालती थी और मुझसे हर दिन सुबह शाम कहती थी कि बहू को घर ले आओ। लेकिन मैं उसको कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं घर नहीं आती। यही टेंशन में माँ ख़त्म हो गई और मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। इतना कहने के बाद राकेश अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रागिनी सिर्फ राकेश को देख रही थी। उसका टूटा हुआ जिस्म उसको जो दिख रहा था वो शायद राकेश पहले वाला नहीं था। राकेश का आंसू बता रहा था कि वो सच में सुधर गया है। उसने वो सब कुछ गंदी आदतें छोड़ दी है जिससे उसका रिश्ता ख़त्म हुआ था। कानपुर आ जाता है तब तक रागिनी अपना पर्स अपना बैग उठाकर जैसे ही खड़ी होती है, राकेश उसके पीछे लपकता हुआ जाता है। बोलता है, रागिनी वापस कब जाओगी? रागिनी बोलती है, मैं कल सुबह 9 बजे जाऊंगी वापस। राकेश बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, मैं तुम्हारा टिकट ले लूँगा और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। रागिनी बोलती है, ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। इतना बोलकर वो ऑटो में बैठती है। राकेश रागिनी को एकटक निहार रहा था। वो उसको ऑटो में बैठता हुआ देख रहा था। देखते ही देखते ऑटो उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। राकेश वहीं पे बैठता, वहीं पे खड़ा रागिनी को देखता रहता है। उसको जब होश आता है, उसको जब उसका दिमाग शांत होता है तो अपने जिस काम के सिलसिले में कानपुर गया था, 2 दिन के लिए कानपुर गया था, लेकिन वो फटाफट अपना एक दिन में अपना शेड्यूल चेंज कर देता है और अपने काम को ख़त्म करके दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही कानपुर स्टेशन पे आकर बैठ जाता है। रागिनी का इंतज़ार करता है, लेकिन रागिनी 9 बजे के बजाय 10 बजे आती है। जब राकेश को स्टेशन पर बैठा देखती है तो वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम गए नहीं? मुझे तो लगा था कि तुम चले गए होगे। रागिनी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। रागिनी ने एक नई साड़ी पहनी थी, उसके बाल खुले हुए थे। उसको देखने के बाद राकेश सोचने लगता है कि ये औरत जिसके साथ हमने 5 साल जिंदगी बिताई, ये सच में इतनी खूबसूरत है, इतनी मासूम है। वो दिल ही दिल में अपने आप को धिक्कार रहा था, अपने आप को कोस रहा था कि जो एक सुलझी हुई औरत उसकी ज़िंदगी में थी, उसका इतना अच्छा खासा परिवार था, आज हमारे भी 2 बच्चे होते और मेरी गलतियों की वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरी माँ नहीं रही, मेरे 2 बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गए। ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी रागिनी उसको आवाज़ देते हुए बोलती है, ट्रेन को आने में 10 मिनट बाकी है, चलो कुल्फ़ी खाते हैं तब तक। राकेश और रागिनी स्टेशन के बाहर जाते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं और उन कुल्फ़ियों का पैसा रागिनी देती है और बोलती है कि अभी देखो हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। ट्रेन आती है, ट्रेन में दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। रागिनी का भी टिकट राकेश लेकर आया था। रागिनी से बोलता कि देखो मैं तुम्हारा टिकट ले आया हूँ,
और इन 30 रुपये के लिए मुझे ताना मत मारना। रागिनी हंसती है और हंसते हुए दोनों एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। राकेश एकदम शांत चुपचाप बैठा हुआ था। रागिनी उसको आवाज़ देती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जब ये बात रागिनी राकेश से बोलती है तो राकेश अचानक से रागिनी को बोलता, रागिनी मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ और ये सफ़र पूरी ज़िंदगी का करना चाहता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ अपने आप से, अकेला रह रहकर मैं बहुत थक गया हूँ। अब नहीं करती मेरे से ज़िंदगी। तुम जैसा बोलोगी, जिस तरीके से बोलोगी, मैं उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा रहूँगा। अब तुम्हारी एक भी बात मैं नहीं काटूँगा। रागिनी बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और उसकी आंखों की तरफ देखती है। राकेश बहुत जल्दी जल्दी में सारी बातें बोल रहा था। राकेश को समझ में आ गया था कि रागिनी क्या पता हाँ बोलती है या ना बोलती है, लेकिन उसने बहुत हिम्मत के करने के बाद रागिनी को ये बात बोली। और इतना बोलते बोलते राकेश रोने लगता है। उसके आंसुओं को देखने के बाद रागिनी राकेश से बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हैं, लोग हमको देख रहे हैं। राकेश बोलता, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे तू चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुझे अब खोना नहीं चाहता। इतने दिन मैंने तेरे बगैर कैसे गुजारे हैं वो मुझे ही पता है। मैं अब दोबारा तुमको खोना नहीं चाहता हूँ। ये सारी बातें राकेश रोते रोते अपनी बीबी पत्नी रागिनी से बोल रहा था। राकेश थोड़ा चुप होता है तो रागिनी अपने सर से साड़ी का पल्लू थोड़ा पीछे खिसकाते हुए बोलती है कि देखो मेरी मांग में क्या है। तो राकेश जब मांग में भरे हुए सिंदूर को देखता है तो अचानक चौंक जाता है और राकेश रागिनी से पूछता है, ये किसके नाम का सिंदूर तुमने भरा है। रागिनी बोलती है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करने वाले थे। मुझे कल ही तुम्हारी बातों से लग गया था कि तुम टूट चुके हो, तुम सुधर चुके हो, और मुझसे भी अब नहीं रहा जाता। मैं भी अब अकेली रह रह के थक गई हूँ। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। हमको भी तुम्हारे साथ इतना कुछ नहीं करना चाहिए था। राकेश और रागिनी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उस ट्रेन में बैठे जितने भी यात्री थे, रागिनी और राकेश को देखकर उनके भी आंसू आने लगते हैं। ये दोनों गले लगकर इस तरीके से रो रहे थे कि जैसे कितने सालों के बाद ये लोग मिले हैं और कितना गहरा प्यार है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से चिपक कर बैठते हैं, एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं, और इन लोगों की एक नई शुरुआत होती है, और शुरुआत एक अच्छी शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।